हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फॉर आईक्यू के थर्ड लेक्चर जो है आपका एविडेंस का चल रहा है सीरीज़, उसमें आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर्स में आपने एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा एंड आपने स्कीम देखा, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं एविडेंस एक्ट के। आज हम बात करेंगे शुरू से, मतलब स्टार्ट करेंगे, सेक्शंस पे आएंगे और देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसमें जो रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट, और काइंड्स ऑफ एविडेंस देखने का ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब कि एविडेंस एक्ट की क्या एप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे कि आप हर एक्ट में देखेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन होता है आपका, उसमें एप्लीकेशन के बारे में बात की जाती है। तो बिफोर द JNK वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें ये था कि एक्सक्लूड करते थे हम JNK को, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जो है JNK में भी एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड किया गया है। तो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, आप सभी को याद ही होगा। ये है आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872। ये एक ऐसा डेट है जब से इन्फोर्स हुआ है आपका एविडेंस एक्ट। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आप देखे होंगे, आपके जो CRPC में है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी डिफ़ाइन किया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आपके कोर्ट और मैजिस्ट्रेट या फिर ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो जिनको एविडेंस लेने का, गवाह को सुनने का, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को मंगवाने का या विटनेस को समन करने का ऐसा अधिकार होता है। ऐसे तरह के प्रोसीडिंग्स को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिसाइड करते हैं जो जजेस, उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। लेकिन इसमें आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग नहीं आता है। इसका रीज़न हम देखे थे पिछले वीडियो में कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को लेंदी नहीं बनाने के लिए इसको रखा गया है कि इसमें आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एविडेंस लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एफिडेविट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि एफिडेविट्स में क्या होता है कि आप जनरली अपने बारे में अपना क्लैरिफिकेशन जो है वो आप एफिडेविट एज अ डिपोनेंट आप दे देते हो, आपके फेवर में पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए आपको क्रॉस एग्जामिन करने का, तो वैसा एविडेंस को ट्रू एविडेंस माना नहीं जाता है। वहीं वैसे एफिडेविट जहाँ पे डिपोनेंट खुद मौजूद हो और उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन संभव है, तो वैसे सर्टेन कंडीशंस में अगर कोर्ट ऐसा परमिट करता है तो एफिडेविट को भी एविडेंस माना जाता है। लेकिन एज अ जनरल रूल एफिडेविट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एविडेंस। तो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपके जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये मिल जाते हैं कि एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किन किन चीज़ों में होती हैं, और 4 ऑप्शंस में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल सकता है। वहीं ये आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है एविडेंस एक्ट। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 रिपील हुआ है बाय वे ऑफ रिपीलिंग एक्ट 1938। 1938 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कई बार MCQ में ऐसे अटपटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि सेक्शन 2 है उसको रिपील कर दिया गया है बाय वे ऑफ विच एक्ट। तो आपको ये याद रखना है, रिपीलिंग एक्ट 1938। अब आइए हमारे डिफरेंट जो हैं आपके वेरियस डेफिनेशंस उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका कोर्ट का डेफिनेशन डिफाइंड है। तो कोर्ट किसको कहते हैं? कोर्ट का मतलब कहा गया है ऑल जजेस या फिर मैजिस्ट्रेट या फिर ऑल पर्सन्स हु आर authorized to take evidence। ये आपका जो डेफिनेशन सेक्शन है वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। इसमें आप कोर्ट का डेफिनेशन देखेंगे, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आर्बिट्रेटर
के ऊपर आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं कहलाएगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो एविडेंस एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो कोर्ट के अंदर डेफिनेशन के अंदर आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। तो कोर्ट के डेफिनेशन के अंदर जजेस आएंगे, मैजिस्ट्रेट आएंगे, या वैसे पर्सन जो ऑथराइज किए हुए हैं बाय वे ऑफ सम स्पेशल एक्ट टू एक्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर उनको एक्ट करने का परमिशन दिया हुआ है, ऑथराइज्ड हैं, तो उन लोगों के ऊपर उन लोगों को भी कोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये था आपका कोर्ट का डेफिनेशन। अब आते हैं हम अब आइए फैक्ट के बारे में समझते हैं। फैक्ट क्या होता है? ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप फैक्ट समझेंगे फिर आपको समझ आएगा कि फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। तो फैक्ट का मतलब दिया हुआ है एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी वस्तु, स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब कि वो जो वस्तु है उसका जो अवस्था है, उसका जो अवस्था है, जैसे कि एक वस्तु है जिसको किसी तरीके से अरेंज किया हुआ है, there is a certain way in which the goods is arranged, or that is also regarded as fact। या फिर relation of things, रिलेशन ऑफ थिंग्स। मैं पेन से अपने कॉपी में लिख रही हूँ, पेन और कॉपी का जो ये रिलेशन बन रहा है, ये सेंटेंस भी क्या है? एक फैक्ट है। ठीक है, एक फैक्ट है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, परसीव्ड बाय द सेंसेस, परसीव्ड बाय, केपेबल of being perceived by the senses, जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव, केपेबल हैं हम उसको परसीव करने में, उसको समझने में, हम अपने मेंटल कैपेबिलिटी से वो हम समझ पा रहे हैं, तो वैसे चीज़ों को हम फैक्ट में कंसिडर करते हैं। इसमें बात किया हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मेंटल कंडीशन के बारे में भी बात करते हैं। मेंटल कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, या फिर उसके दिमाग में जो चीज़ मेंटल एलिमेंट जो है, नॉलेज बेसिकली, तो वो भी रिगार्ड इंटेंशन, दैट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड। और अ पर्सन्स, सर्टेन पर्सन्स रेप्यूटेशन इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फैक्ट, उसको भी हम फैक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका फैक्ट। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन में भी आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अ पर्सन्स रेप्यूटेशन, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेप्यूटेशन क्यों फैक्ट में आएगा, इसको वो मार्क कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, लेकिन अ पर्सन्स रेप्यूटेशन इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज फैक्ट। ठीक है, ओपिनियन है, अ पर्सन्स रेप्यूटेशन, ये भी एक तरह का मेंटल कंडीशन में आ जाता है, परसीव्ड बाय द सेंसेस हो रहा है, इसको भी हम बोलेंगे अ पर्सन्स रेप्यूटेशन कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज फैक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका फैक्ट का डेफिनेशन। अब आइए फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। फैक्ट इन इशू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट, या फिर फैक्टम प्रोबैंडम। ठीक है, ये होता है बेसिकली डिस्प्यूटेड फैक्ट। डिस्प्यूटेड फैक्ट जो कि एक पार्टी असर्टेन कर रहा है और दूसरा पार्टी जो है वो डिनाई कर रहा है, तो वैसे फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ये होता है आपका प्रिंसिपल फैक्ट, जिसके बेसिस पे आपका जो डिस्प्यूट है उसमें मतलब जो कोर्ट है वो असर्टेन करता है, आपका क्या असर्टेन करता है? राइट, लायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ राइट एंड लायबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब उसके बारे में नेचर ऑफ द राइट, लायबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ राइट, लायबिलिटी,
इन सब चीज़ों के बारे में, या डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी भी आता है आपका, डिसेबिलिटी। तो ये जो आपका जो होता है, ये सब जो डिटरमाइन होता है वो किस फैक्ट से, क्या डिस्प्यूटेड फैक्ट है, तो उस डिस्प्यूटेड फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए ने मर्डर किया बी का, ए मर्डर्ड बी। तो इस इलस्ट्रेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो कि आपके सेक्शन में भी अपेंड किया हुआ है। तो ए ने मर्डर किया बी का, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है कि ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ये भी एक आपका फैक्ट इन इशू हो सकता है। या फिर ए को बी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपका एक डिफेंस दिया हुआ है सेक्शन 300 में। ठीक है, सेक्शन 300 के एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे जो एक डिफेंस दिया हुआ है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऑफ आईपीसी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसके कारण से जो है इसने मर्डर किया, तो ये भी एक फैक्ट इन इशू हो जाता है। या फिर ए ने मर्डर तो किया लेकिन ए इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी एक हो गया आपका फैक्ट इन इशू। तो आप देख रहे हैं ये जो तीनों जो फैक्ट्स मैंने बताया ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली ए ने जो मर्डर किया है बी को, तो ए का इंटेंशन है कि नहीं है वो एक पार्टी असर्टेन करेगा और सामने वाली पार्टी बोलेगी नहीं उसका जो है इंटेंशन नहीं था, या इंटेंशन था तो सामने वाली पार्टी बोलेगी इंटेंशन अगर रहा भी होगा तो वो इंटेंशन फॉर्म करने के काबिल नहीं है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में कि उसने मारा तो है, ठीक है, वो उसने कमिट किया है मर्डर को, लेकिन जो है वो सामने वाले ने उसको उकसाया इसलिए उसने मर्डर किया। तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी एक फैक्ट इन इशू, तो एक पार्टी उसको बोल रही है दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो ऐसे डिस्प्यूटेड फैक्ट को हम लोग फैक्ट इन इशू बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आप रेलेवेंसी पे, रेलेवेंट फैक्ट किसको कहते हैं? रेलेवेंट फैक्ट जो है रेलेवेंट फैक्ट का एक बहुत मतलब एक ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है कि अ फैक्ट इज़ रिलेटेड टू वन अदर और कनेक्टेड टू अदर एज प्रोवाइडेड इन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो इसका कोई स्ट्रिक्ट जो है वो डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है सेक्शन 3 में, जब बल्कि ये सिर्फ ये दिया हुआ है कि कनेक्शन या रेलेवेंस जो है वो डिसाइड होगा आपके डिफरेंट प्रोविजंस पे। ठीक है, तो रेलेवेंसी जो है, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है, आप इसको कई बार क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट का एग्जांपल दिया रहेगा और फैक्ट इन इशू का एग्जांपल दिया होगा, एंड देन यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि कौन सा रेलेवेंट फैक्ट है उसमें से या फिर कौन सा फैक्ट इन इशू है उसमें से। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखिएगा, रेलेवेंट फैक्ट जो होता है वो हमेशा फैक्ट इन इशू को थ्रू वेरियस फैक्ट्स असर्टेन या डिनायल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ए जो है वो बी ने ए ने बी को मारा। ठीक है, ए के पास इंटेंशन था बी को मारने के लिए। मान लेते हैं कि ए जो है वो ऐसा फैक्ट प्रेजेंट करे कि जिस रात उसकी मर्डर हुई, जिस रात बी की मर्डर हुई वो वहाँ पे था ही नहीं, उसके पास प्लेन की टिकट है या फिर कोई ऐसा सबूत है जिससे वो प्ली ऑफ एलिबाई ले सके अंडर सेक्शन 11 और वो ये बोल सके कि मैं तो उस टाइम पे पटना में या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे हो ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा तो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसके पास फ़्लाइट का टिकट या होटल रूम का उसका कुछ एविडेंस वो प्रोड्यूस करे, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया। ये फैक्ट इन इशू जो है, फैक्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है कि उसने मर्डर किया कि नहीं किया, लेकिन वो डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि मैंने मर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया उसके साथ जो हम एविडेंस लगा रहे हैं, डिफरेंट एविडेंसेस जो हम रेलेवेंसी के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, एडमिसिबल करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट।
और रेलेवेंसी का जो प्रोविजंस है वो आपके सेक्शन 5 से 55 के बीच में आता है। फिर सेक्शन 5 पर्टिकुलरली सेक्शन 6 से 55 में तो जो है लॉजिकल रेलेवेंसी का जो है वो आपके सेक्शन 6 से 14 तक आता है। फिर आपका एडमिशन कन्फेशन का जो पार्ट है वो आपका सेक्शन 17 से सेक्शन 31 तक आता है। फिर स्टेटमेंट्स बाय नॉन विटनेसेस, जो कि विटनेस नहीं है, वो आता है आपका सेक्शन 32 से 34 तक। वैसे ही आपका जजमेंट इन रेम है। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन वाला प्रोविज़न है 45 से 51 एंड फिर कैरेक्टर एविडेंस है 52 से 55। तो ये सारे जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। अब ये बात करते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एविडेंशियरी फैक्ट भी उसको बोलते हैं। एविडेंशियरी फैक्ट भी उसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, ये है फैक्टम प्रोबेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल फैक्ट नहीं है बल्कि ये जो है साइड से फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन या डिनाई करने में मदद करता है। वैसा फैक्ट इसको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। बल्कि फैक्ट इन इशू जो है वो क्या है, फैक्टम प्रोबेंडम। उसके वो एक ऐसा फैक्टम प्रोबेंडम है कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, उसका तो क्या बोलते हैं जो पार्टीज़ है वो एक्सेप्ट या डिनाई करती ही करती है। तो ये आपका था रेलेवेंट फैक्ट। अब देखिए इंडियन लॉ में रेलेवेंसी जो है, लॉजिकल रेलेवेंसी का कोई जगह नहीं है। फैक्ट जो है रेलेवेंट और रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दो चीज़ है, उसको हम लॉजिकल रेलेवेंसी या लीगल रेलेवेंसी भी कह सकते हैं। ये दो तरह से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लीगल रेलेवेंसी कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि लॉजिकली तो वो फैक्ट है वो रेलेवेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक हस्बैंड है, उसने कोई कमिट किया क्राइम और उसने वाइफ को आके बताया कि सुनो आई हैव कमिटेड दिस क्राइम, बट नाउ दिस कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ प्रिविलेज्ड अंडर योर सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट, and that is why though it is a relevant fact under the condition it could not be admissible। ठीक है, एडमिसिबिलिटी का जो ये प्रोविज़न है, एडमिसिबल है कि नहीं है फैक्ट, ये कौन डिसाइड करता है, जज डिसाइड करते हैं। अंडर विच सेक्शन 136 में दिया हुआ है कि जज हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट। तो आपका फैक्ट जो है वो लीगल रेलिवेंसी का इम्पोर्टेंस है। अगर लॉजिकली रेलेवेंट है भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल होगा। ठीक है, तो आप अगर ये एक सर्कल बनाते हैं तो ये जो बिगर सर्कल है वो इसमें आप लिख सकते हैं रेलेवेंट फैक्ट, और इसमें आप लिख सकते हैं एडमिसिबल फैक्ट। तो एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा, लेकिन ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स कुड नॉट बी एडमिसिबल फैक्ट। ओके फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम काइंड्स ऑफ एविडेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओरल हियरसे एविडेंस क्या होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, एंड प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।